हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः है आप सभी का स्वागत है। तो वही तैयारी कैसी चल रही है, जो भी साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्मीद है आप सभी की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इस समय है बहुत कम बचा है और अब तो सिर्फ रिवीजन का काम और टेस्ट सीरीज ही सॉल्यूशन चल रहा होगा। बट कोई नहीं, एक क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो खास करके इस वीडियो को जरूर अच्छे से देख लेंगे। ये क्वेश्चन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो आपके पास नवकार पब्लिकेशन की 3D वाली बुक है बीएससी वाली, उसके अंदर भी क्वेश्चन है। हो सकता है जेपीएच में भी हो। मेरे पास ये नवकार पब्लिकेशन की बुक है, काफी पुरानी बुक है और उसमें ये अनसोल्ड क्वेश्चन है। तो इसके बारे में एक बार जरूर देख लें भाई। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, अपन सोल्व करेंगे और देखेंगे क्या मिस्टेक है। सेकंड ग्रेड में भी आया गया है, बट उसमें इसका आंसर है वो गलत माना गया है। हो सकता है फाइनल आंसर की में सही कर दिया जाए अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया है तब, तो अदरवाइज सेम भी मिल सकता है। तो क्या कंसेप्ट है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि होता क्या है कि सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर मैंने कहा था अभी 3D वाला पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी रहता है, तो कुछ साथी उनको याद भी करना। क्वेश्चनों को याद करने का मतलब क्या है, उस कंसेप्ट को समझ लिया या कोई क्वेश्चन लेंथी है तो उसको ध्यान रखना है। बट अनसोल्ड क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी याद कर लेते हैं, और मेरे साथ ये घटना घट चुकी है कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि दीर्घवृत्त के केंद्र की संपूर्ण लंबाई है, और उसका आंसर है वो जेपीएच की बुक में अनसोल्ड क्वेश्चन है a² b प्लस b² में। जो जेपीएच की बुक है उसके अंदर उसका सॉल्यूशन ये दे रखा है 2 या 4, यहाँ पर शायद 4 होना चाहिए। अनसोल्ड क्वेश्चन है तो मैंने एज इट इज याद कर लिया। मैं कौन इसको निकालेगा, क्योंकि अपने को तो इस टाइप के जो सिंपल हैं स्टैंडर्ड जो आंसर हैं उनको डायरेक्ट याद करने ही होते हैं। बट याद करने के लिए एक बार उसको हमें पहले वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए कि सही या गलत है। बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो नवकार पब्लिकेशन में भी है, और आपके जो इस बार पेपर आया है उसके अंदर बीच में यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस वाला है, ये गलत है। तो मेरा है ये प्लस वाला याद किया हुआ था और मैंने देखते ही टिक भी कर दिया था, बट वो क्या है क्वेश्चन है वो गलत हो गया था। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन है जो बुक में पूछा गया, हम देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन आपके नवकार पब्लिकेशन में है। so that the enveloping cylinder of the conicoid ax² plus by² plus cz² बराबर 1 with generator perpendicular to z axis meet the plane z बराबर 0 इन पैराबोलाज, यानी सांकवज के अनवलोपी बेलन जिसके जनक z अक्ष के लंबवत हैं, z बराबर 0 को परवलय पर मिलते हैं, ये दे रखा है। और क्वेश्चन है जो पूछा गया है वहां पर भी परवलय दिया गया है। वहां पर जो सॉल्यूशन है सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है, पृष्ठ ax² प्लस by² प्लस cz² बराबर a के अनवलोपी बेलन जिसके जनक z अक्ष के लंबवत हैं, समतल z बराबर 0 को मिलते हैं, और इसका आंसर है वो पैराबोला दे रखा है। क्योंकि क्वेश्चन में देखा है और जो आपके पास आंसर की है सेकंड ग्रेड वाली वहां पर भी पैराबोला दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व भी नहीं करते हैं। अनसोल्व क्वेश्चनों को मोस्टली साथी हैं वो सोल्व नहीं करते हैं, और ये पूछ भी लिया सेकंड ग्रेड में तो डायरेक्ट आंसर रट लेते हैं। बट इसको हम सोल्व करेंगे, वहां पर देखेंगे कि हमारा ऑप्शन वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो एक बार आप भी साथ साथ देख लेना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं, वो अच्छे से हमें समझ में आने चाहिए। 3 कंसेप्ट इसके अंदर यूज आएंगे। मेनली कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट आपके पास कि कोई भी द्विघात समीकरण, यहां पर मैं लिखूं कंसेप्ट की बात कर लेता हूं पहले, फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कंसेप्ट नंबर 1, आपके पास कोई भी कॉनिक सेक्शन है 2D के अंदर ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एक चीज और, एक क्वेश्चन ये शायद कृष्णा पब्लिकेशन या कोई दूसरी बुक है उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन देखा था, वहां पर भी पैराबोला ही दे रखा था। हो सकता है कि अपनी बुक में वहां से कॉपी पेस्ट हो, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लें भाई। अच्छा कंसेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये आपके पास कोई भी जनरल कोनिक की इक्वेशन होती है 2D के अंदर, तो यहां से हम डेल का मान सभी जानते हैं क्या होता है। डेल का मान होता है इसका डिटर्मिनेंट इस सारणी का a b c,
एफ जी एच, ये एच आ जाएगा, ये जी आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, ये आपके पास डेल आता है। तो डेल का मान आपके पास या तो 0 होगा या नॉन जीरो होगा। अगर डेल का मान 0 आता है तो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, और जब डेल का मान नॉन जीरो है उस केस में हमारे पास क्या मिलते हैं, इलिप्स हो गया है यानी कि दीर्घवृत्त, हाइपरबोला यानी कि अति परवलय, और आपके पास पैराबोला यानी कि परवलय मिलते हैं। तो डेल का मान 0 है तो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर यहां से आपके पास 3 केस बनते हैं। इसके बाद हम क्या निकालते हैं आगे, इसके बाद हम निकालते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मान अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, अगर इक्वल्स टू 0 है तो वो रेखाएं कोइंसिडेंट यानी कि संपाती होंगी, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो उस केस में आपके पास जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो इमेजिनरी होंगी। इसी प्रकार यहां पर हम अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहां पर भी 3 केस, ग्रेटर देन 0 तो उस केस में आपके पास हाइपरबोला यानी कि अति परवलय, इक्वल्स टू 0 यानी कि पैराबोला, और तीसरा आपके पास लेस देन 0 यानी कि आपके पास मिलता है इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। तो पहला कंसेप्ट आपके पास ये मिल गया है कि डेल का मान निकालना है, अगर 0 आ रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और अगर आपके पास नॉन 0 है तो उस केस में आपके पास जो मैन कोनिक होते हैं हाइपरबोला, पैराबोला या इलिप्स में से मिलेगा। तो पहला कंसेप्ट आपको ये समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट नंबर 1। सेकंड हम कंसेप्ट की बात करें, दूसरा कंसेप्ट आपके पास अनवलोपी कोण, अनवलोपी बेलन, सॉरी यहां पर बेलन है, अनवलोपी बेलन, यानी कि आपके पास अनवलोपी बेलन क्या होता है उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए आपके पास। डेफिनेशन की हम बात करें तो अनवलोपी बेलन की डेफिनेशन क्या होती है, दी गई एक ऐसी रेखा का बिंदुपथ होता है जो दी गई रेखा के समांतर तथा दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करती है। यानी अगर आपके पास कोई गोला गिवन है और एक रेखा गिवन है तो इस रेखा के समांतर रेखा होगी जिसका बिंदुपथ, वो रेखा इस गोले को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो स्पर्श करने से जो इसका बिंदुपथ आएगा वो आपके पास एक बेलन आएगा, और उस बेलन को हम बोलते हैं अनवलोपी बेलन। क्या बोलते हैं, अनवलोपी बेलन। और उसकी जो इक्वेशन है वो उसको हम लिखते हैं एस स्टार बराबर टी स्टार का स्क्वायर, एस स्टार बराबर टी स्टार का स्क्वायर, जहां पर एस आपके पास क्या है, जो भी आपके पास सरफेस गिवन है, एस आपके पास सरफेस गिवन है वो है एस स्टार। जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं, आपके पास एस है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है। तो ये आपके पास एस है। एस स्टार का मतलब आपके पास उस रेखा की जो दिक् अनुपात है, जो रेखा आपको गिवन है जिसके समांतर हम वो रेखा खींचते हैं, तो जो रेखा गिवन है उसके दिक् अनुपात अगर एल एम एन है तो आपके पास ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं आता है इसलिए हमने यहां पर एस स्क्वायर लिखा है, अदरवाइज हम एस 1 बराबर टी स्क्वायर लिखते डायरेक्ट। टी आपके पास क्या होता है, टी स्टार यहां पर आपके पास होता है ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड, ये आपके पास टी स्टार होता है। ये सब चीजें हमें यहां से जो एस गिवन उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, और फिर हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है। तो दूसरा कंसेप्ट आपके पास ये आना चाहिए कि अनवलोपी बेलन है उसकी समीकरण क्या होती है, तभी हम उस क्वेश्चन को है वो सोल्व कर पाएंगे। थर्ड चीज हमारे पास जो आता है कंसेप्ट कि जेड एक्स के लंबवत, जेड एक्स के लंबवत रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं, रेखा के दिक् अनुपात, या मैं बोलूं डायरेक्शन रेशियो। कोई रेखा जेड एक्स के लंबवत है तो जेड एक्स के जो दिक् अनुपात है वो क्या होते हैं भाई, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस है वो आपके पास सभी जानते हो, वो आपके पास 0 0 1 होते हैं। और जेड एक्स के लंबवत डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, जो जेड एक्स के लंबवत है। मान लेते हैं उस रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी हैं,
तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा। उनके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा। अगर ए बी सी हैं तो यहाँ से a इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो, सी इंटू वन बराबर कितना आ जाएगा, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से a भी मान जीरो हो जाएगा, ये भी सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल एम एन ले लेते हैं एक बार। ए बी सी यहाँ पर गिवन है तो एल एम एन है, तो एल इंटू जीरो प्लस एम इंटू जीरो प्लस एन इंटू वन बराबर जीरो। तो यहाँ से आपके पास एन का मान है वो जीरो आ जाएगा। यानी कोई भी रेखा जो आपके पास जेड एक्स के लंबवत है उस रेखा के जो दिक अनुपात हैं वो क्या आएंगे आपके पास, एल एम और जीरो आएंगे। यहाँ पर एल एम का मतलब ये नहीं है दिक अनुपात वाला एलिमेंट, जब तक बोला नहीं जाता है तो स्फीयर हो चाहे कोन हो चाहे बेलन पड़े हो, वहां पर एल एम एन का मान अगर हम मानते हैं तो वो उनको हमें दिक कोज्या की दिक अनुपात की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ए बी सी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसको एल एम कोमा जीरो मान लेंगे। तो ये आपके पास जेड एक्स के लंबवत किसी रेखा के दिग अनुपात है। तो ये चीजें हमें तीन कंसेप्ट अगर पता है तो हम निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन को, या उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब वापस देखते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। ये पृष्ठ गिवन है, यानी एस आपके पास गिवन है, अनवलोपी बेलन जिसके जनक यानी जनरेटर क्या है, उस रेखा का बिंदु पथ जो अनवलोपी बेलन के सरफेस पे जो भी रेखा है वो आपके पास जनरेटर रेखा होगी, जेड एक्स के लंबवत है। तो जेड एक्स के लंबवत रेखा के दिग अनुपात हमें पता है क्या है आपके पास, एल एम जीरो आ गए हैं। उसके बाद क्या बताना है कि वो अनवलोपी बेलन है वो समतल z बराबर जीरो पर किसको मिलता है, z बराबर जीरो। तो पहले हम अनवलोपी बेलन की समीकरण निकाल लेते हैं इस सरफेस के लिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर वन आपके पास सरफेस है। और चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 बराबर जीरो, और इसको मैं मान लेता हूं आपके पास एस। तो यहां से एस स्टार लिख सकते हैं क्या, जो रेखा गिवन है उसके दिक अनुपात एल एम जीरो है। तो यहां से आपके पास एस स्टार है, उसका मान कितना आ जाएगा, वी एस स्टार है वो ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट हमें लेना ही नहीं है, जहां पर हमने यहां पर आपके पास क्या आएगा, जेड की जगह जीरो रखा तो ये जीरो हो गया। टी स्टार आपके पास कितना हो जाएगा भी, ए एल एक्स प्लस बी एम वाई, और ये आपके पास जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट हमें रखना ही नहीं, तीनों मान हमारे पास आ गए हैं। तो हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, एस एस स्टार बराबर टी स्टार का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज यहां से आपके पास आ जाएगा एस एस स्टार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर -1। दिस इंप्लाइज ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से एस स्टार ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बराबर टी स्टार का मान आपके पास ए एल एक्स प्लस बी एम वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ एस स्टार टी स्टार कैसे निकालते हैं और उनका मान पुट किया है। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से पहले हमें क्या गिवन है, ये आपके पास अनवलोपी बेलन की समीकरण आ गई। ये z बराबर जीरो प्लेन में, z बराबर जीरो समतल में किसको मिलती है, यानी एक्स वाई समतल में। तो z बराबर जीरो समतल में, z बराबर जीरो समतल में हमें चेक करना है। तो क्या करना, जहां जहां z है वहां जीरो पुट कर देंगे। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये जीरो -1, ये आपके पास ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपके पास ए एल एक्स प्लस बी एम वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक भाई बताओ एक बार। अब हमें क्या करना, अब हमारे पास ये आ गया है तो ये बताना आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास क्या बनेगा, परवलय बनेगा या पेरोस्टेट लाइन बनेगी या आपके पास दीर्घवृत्त बनेगा, इसके बारे में हमें चेक करना है। यह आपके पास एक्स वाई में द्विघात समीकरण है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो क्या आ रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे। चलो पहले मैं थोड़ा सा इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास आ जाएगा ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए बी एम स्क्वायर, और यहां से इसको ओपन कर देता हूं मैं,
ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एल एम एक्स वाई। तो यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का जो गुणांक आपके पास यहां से आ जाएगा ए बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यहां से माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास एक्स वाई का गुणांक यहां से माइनस का 2ab एल एम एक्स वाई। उसके बाद कांस्टेंट टर्म देखो, ये आपकी टर्म यूज आ गई, ये आ गई, ये आ गई, यहां से कांस्टेंट टर्म आएगा इसके साथ माइनस का माइनस ए एल स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर बराबर 0। ये यहां तक आना चाहिए भी, एक बार वापस चेक कर ले, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार आप वापस भी देख सकते हो। तो यहां से हम देखें तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ए स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर के साथ ए बी एम स्क्वायर, वाई स्क्वायर का गुणांक ए बी एल स्क्वायर, तो ए बी का हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर, ए बी का जैसे ही भाग देते हैं तो आपके पास माइनस 2 एल एम एन एक्स वाई, और यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस का, यहां से आपके पास माइनस जैसे ही भाग देंगे तो आपके पास ए बी का एल स्क्वायर अपॉन में बी माइनस एम स्क्वायर अपॉन में ए बराबर 0 आ गया है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास इसको सोल्व करने के बाद इक्वेशन आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जहां पर इसकी हमें तुलना करनी समीकरण से ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये समीकरण आपके पास कोनिक सेक्शन के होते हैं इन जनरल, और हमें ये इक्वेशन मिली है तो इन दोनों से तुलना करके हम डेल का मान निकालेंगे। तो यहां से हम a का मान देखें तो कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो एम स्क्वायर आ गया, b का जो मान आपके पास है वो आ गया एल स्क्वायर, h का जो मान है h आपके पास एक्स वाई गुणांक का हाफ है, h का गुणांक आपके पास माइनस एल एम आ गया है। यहां से आप g का मान देखोगे तो g का मान कितना आ रहा है, x के गुणांक का हाफ जो 0 है, f का मान भी 0 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस का एल स्क्वायर अपॉन ए माइनस एम स्क्वायर अपॉन में b आ गया। तो ये मान हमने यहां से निकाल लिए, ये मान हमने तुलना करके लिख लिए हैं। अब हमें डेल का मान निकालना है, तो यहां से अगर हम डेल का मान लिखें ए बी सी, डेल का मान यहां पर लिखते हैं तो आपके पास ए का मान है एम स्क्वायर, बी का मान आपके पास एल स्क्वायर, और सी का मान माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए माइनस का एल स्क्वायर अपॉन ए माइनस एम स्क्वायर अपॉन बी, ये आपके पास सी का मान है। एफ का मान 0, जी का मान 0, तो ये 0 और ये 0। एच का मान आपके पास कितना है, एल एम माइनस का एल एम है, तो ये आपके पास माइनस का एल एम है, माइनस का एल एम है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। यहां तक कोई साथी, किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बोल सकते हो। अब आपको डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर इसका मान नॉन जीरो आता है तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, या तो आपके पास पैराबोला, दीर्घवृत्त या अतिपरवलय, इसमें से कोई होगा। तो निकालते हैं यहां से एम स्क्वायर, क्या आ जाएगा अभी बताओ, मल्टीप्लाई करना है इसको तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का एल की पावर 4a माइनस एल स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन में बी, ये 0 माइनस माइनस प्लस एल एम, और एल एम का मान जैसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर एल क्यूब, या आपके पास एल क्यूब एम अपॉन में ए, और ये माइनस माइनस प्लस आपके पास एल एम क्यूब अपॉन में बी आ जाए। जैसे इसको हम थोड़ा सा और करते हैं ओपन, तो ये एम स्क्वायर माइनस का एल की पावर 4 अपॉन में ए माइनस एम की पावर 4 एल स्क्वायर अपॉन में बी प्लस या माइनस प्लस
l की पावर 4 m स्क्वायर अपॉन में a, और ये प्लस का आपके पास l स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन में b। तो यहां से आप देख रहे हो ये माइनस का प्लस माइनस प्लस, इसका मान तो 0 आ गया अभी, और डेल का मान 0 आ जाता है तो उसका मतलब उस केस में हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। डेल का मान 0, दिस इंप्लाइज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है जिस क्वेश्चन का जो पूछा गया, तो यहां पर आपके पास स्ट्रेट लाइन भी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है वो थर्ड है वो करेक्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि बुक में भी अगर हम सोल्व करते हैं तो जल्दबाजी में यही सोचते हैं कि डेल का मान तो नॉन जीरो ही होगा, उसके बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालते हैं। और आप यहाँ पर देखोगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, और भी आगे पूछा जाए कि लाइन है वो कोइंसिडेंट होंगी या कौन से होंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान भी निकाल सकते हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान भी निकाल सकते हो। एच का मान आपके पास है ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस ए बी का मान है एल स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसका मान भी 0 आ रहा है, यानी जो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कोइंसिडेंट यानी कि संपाती होंगे। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनसोल्ड है। तो बहुत से साथी छोड़ के जाएंगे या कुछ मेरे जैसे पढ़ कर भी जाएंगे तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि पैराबोला आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है और बुक में भी ये लिखा हुआ है। तो जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें वो साथी भी इसको थोड़ा सा ध्यान देवें, अच्छे से देख लेवें, और जो भी आपके साथी उन तक भी एक शेयर कर देवें ताकि वो क्वेश्चन है अगर एग्जाम में पूछा जाता तो उनका गलत ना हो। ऐसे क्वेश्चन है वो गलती मिल सकती है, ये छोटी मोटी गलती है, कई बार क्या है कॉपी पेस्ट से भी मिल जाती है, कई बार प्लस माइनस की गलती है वो टाइपिंग एरर भी आ जाती है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उस बुक में पैराबोला लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं वहां पर मान्य हुआ ऑब्जेक्शन में अगर आंसर ये मान लिया जाता है तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर के, थोड़ा सा सावधान होकर के आराम से अनसोल्ड क्वेश्चन है तो एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस टाइप के कुछ 2 4 5 क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, तो जो जो क्वेश्चन आपको लगे तो आप साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। तो ये था क्वेश्चन, तो यहाँ से आपके पास पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का उद्देश्य इतना नहीं है कि इसमें क्या गलती थी, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य, पहली बात तो आपको देखो 3 4 कंसेप्ट आपने सीख लिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंसेप्ट तो ये 2D के अंदर भी कोई भी जनरल कोनिक है उस केस में कब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कब वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, कब आपके पास पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया। दूसरा आपके पास अनवालोपी बेलन क्या होता है, उसकी समीकरण हम किस प्रकार निकालते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर तो z बराबर 0 गिवन है, हो सकता है x बराबर 0 भी हो सकता है y बराबर भी 0 हो। तो जो मेन मेथड है वो क्या मेथड है, उस मेथड को भी हमने समझा है और फिर उसको पूरा सिंप्लीफाई किया। इसी प्रकार का क्वेश्चन है दीर्घ शंकु में भी है भी, वो क्वेश्चन गलत नहीं है, सही क्वेश्चन है, बट शंकु में है कि कोई प्लेन उसको कट करता है एनवेलोपी शंकु को, तो उसका जो आपके पास बिंदु पथ है वो शायद हाइपरबोला आना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बुक में क्वेश्चन है शायद अनसोल्ड ही होना चाहिए, तो उसको भी आप साथी है वो अच्छे से कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बिंदु पथ वाले हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज का वीडियो में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, भाई ये क्वेश्चन है एज इट इज आता है तो गलत ना हो जाए, और ये कंसेप्ट भी समझाना था। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, अगर आपको लग रहा है कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हुई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इससे रिलेटेड ऐसा कोई और क्वेश्चन हो तो भी आप शेयर कर सकते हो, उसको भी हम वीडियो के माध्यम से उस कंसेप्ट को समझ लेंगे। और 3D के आपको मैंने पहले बोला भी था कि आपके सिलेबस में स्ट्रेट लाइन है 3D में, उसके साथ प्लेन आपके सिलेबस में नहीं है, 2016 वाले में था, 20 में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, बट प्लेन की प्रॉपर्टीज बार बार यूज होंगी, चाहे आप स्फीयर पढ़ो, चाहे आप शंकु पढ़ो, चाहे आप बेलन पढ़ो, प्लेन की प्रॉपर्टीज यूज में आएंगे। तो प्लेन वाले वीडियो भी जरूर देख लें भी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्फीयर के वीडियो भी मैंने 2 अपलोड कर दिए हैं, और धीरे धीरे आपके पास कोन और बेलन सारे वीडियो 3D है वो कंप्लीट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो उसको एक बार आप जरूर देख लें। और नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा करवा रखे हैं, अगर आप उनको देख लेते हो तो मुझे लग रहा है कि उन कंसेप्ट से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था आज के वीडियो में छोटा सा इंफॉर्मेशन और एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है।
तो ये एक आप जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक पहुंचा देवें और अपनी तैयारी है वो भी अच्छे से लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।